सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे आज के मेहमान हैं शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर नंद किशोर। और आज आपसे बातचीत का विषय है डॉक्टर और रोगी के बीच संबंध। डॉक्टर नंद किशोर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक और मरीज के बीच जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं तनातनी दिखाई देती है। जब हम अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में नज़र दौड़ाते हैं, टीवी चैनल्स भी कई बार इस तरह की घटनाओं को बहुत रुचि के साथ उसको प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। तो ये जो संबंध है डॉक्टर और रोगी के बीच, इन्हें आपका चिकित्सा शास्त्र किस रूप में लेता है? देखिए, कभी पहले जब ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन, बड़ा पवित्र पेशा माना जाता था ये, तो हमारे पास दवाइयों से पहले अच्छा व्यवहार हो डॉक्टर का, मरीज के साथ संबंध बनाए और उसको दिल से उसकी बीमारी समझने की, पकड़ने की कोशिश करें और उसको आश्वस्त करें और दिल से करें, खाली उसलिए नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे पास थेराप्यूटिक टूल कह लीजिए या एक दवा होती थी जिस पे दुर्भाग्य से किसी की नजर लग गई। ये बात दूसरी है कि मीडिया, अखबार या जो आता है, इनका बस ये जरूर मुश्किल है कि जितना होता नहीं उससे कई गुना दिखा देते हैं ये लोग, और हमारी अच्छी बातें कुछ भी नहीं दिखाते। एक पक्ष दिखा के वो सनसनीखेज बनाने वाली बातें गलत है, लेकिन मैं इससे मना नहीं करूंगा कि आजकल मरीज का विश्वास बहुत उठा है, इस पेशे से भी और अपने चिकित्सक से भी। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि यदि इन संबंधों को समझना हो तो ये मल्टी लेयर्ड हैं और बहुत ही डायनामिक संबंध हैं और ये आपसी सहभागिता पर निर्भर हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब एक मरीज एक डॉक्टर के पास आता है तो किस भावना से वो आता है और क्या हमारे जो चिकित्सक हैं उसकी उस भावना के अनुरूप उसको चिकित्सा देने में सफल हो रहे हैं? भावना तो यही होती है कि मुझे कोई परेशानी है, मेरा डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। भावना तो आज भी पहली बार तो यही होती है, बस धीरे धीरे उसमें कहीं वो आया है और हम लोग भी बिल्कुल उसी अच्छे भाव से उसको ग्रहण करते हैं, उसकी बीमारी पकड़ते हैं, उसका इलाज करते हैं। लेकिन कुछ और कारक जो बीच में आ गए, जिनका मैं अभी या बाद में जिक्र करूंगा, उन्होंने इन संबंधों को बहुत तोड़ा है। तो मैं शॉर्ट में अगर कहूं तो हमें एक डिफेंसिव मेडिसिन, एक रक्षात्मक चिकित्सा करनी पड़ रही है। और एक जमाने में सिर्फ मरीज ठीक हो, मरीज का भला हो, उसका कम से कम खर्च हो। यकीन जानिए, सच बात है, आज भी हमारे ही प्रोफेशन में सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। इतना बदनामी होने के बावजूद भी मैं एक दावे से कह सकता हूँ, यह कम से कम मेरी राय है ये तो। लेकिन अब जो है हमें ये डर लगता है कि भाई पहले तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि कभी कभी, माफ करिए, बहुत सम्मानित होते हैं। कैसे आपने वो करा, मुंबई में 6 लोगों को खाली इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था या सजा सुना दी थी, अगर अखबार सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो, कि उन्होंने अपने मरीज को ऑड टाइम में कंसीडर करके और टेलीफोन पे सहायता दे दी थी और शायद उसकी तो फीस भी ना ली हो। तो ये फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, रक्षात्मक हो जाते हैं। कुछ का व्यवसाय हो गया इस जो प्रोफेशन में है लोग, कि भाई कैसे ठोके डॉक्टर साहब को, तो वो ठुकाई फुकाई से बहुत डर लगता है। और हम जैसे जो एक छोटी सी क्लिनिक में बड़ी ईमानदारी से कई डॉक्टरों का मैं काम कर देता हूँ एक छोटी सी फीस में, अब हम लोगों को भी ये लगने लगा। जब मैं कभी किसी मरीज की जल्दी से तो मैं जांच नहीं कराता, अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी होंगे देश में, जल्दी से जांच नहीं कराता। लेकिन जब जांच कराता हूँ तो 20% शक तो मुझे ही लगता है कि भाई कहीं ये मरीज या रिश्तेदार कुछ और तो नहीं सोच रहे होंगे, और वो भी सोचते हैं। तो मतलब एक संबंध बहुत खराब हुए हैं साहब जी। तो डॉक्टर साहब, जहाँ आप रक्षात्मक हुए हैं, हाँ, हाँ, वही मरीज भी ये सोचता है कि डॉक्टर कहीं महंगे टेस्ट ना लिख दे, कहीं महंगा इलाज ना कर दे। क्या कुछ कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे कि वो कमाई कर ले और रोग की निदान की ओर ना बढ़ पाए और कुछ दिनों तक वो ऐसे ही पैसे बनाते रहे। तो ये भाव जो है मरीज के मन में भी है और आप भी रक्षात्मक हुए हैं। तो इसके पीछे क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि कुछ डॉक्टर्स की व्यावसायिक सीमाएं भी हैं? देखिए साहब, मैं इसके एक जवाब दूंगा।
हमारे यहाँ मान लिया XYZ किसी ऑपरेशन का बड़ी खुशी खुशी से, और उसमें 2 पैसे ये लोग कमा भी लेते थे। धीरे धीरे ये आए, ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर तो एक उनका एम्प्लॉय होता है और उसको कुछ लेना देना भी नहीं। उसके इंटरव्यू भी होते हैं, तुम्हें अस्पताल से मिलता क्या है, क्या दे रहे हो तुम अस्पताल को जो हम तुम्हें इतनी नौकरी दे रहे हैं। माफ करिएगा ऐसा कहने में बड़ी हिम्मत भी मुझे जुटानी पड़ रही, और लेकिन सच्चाई है ये। उनसे पूछा जाता कितने टेस्ट कराए, लेकिन ये कौन पूछते हैं? उन डॉक्टर साहब से 1/4 भी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, वो पूछते हैं, और उनकी नौकरी खतरे में पड़ने लगती है। और नहीं तो पुराने जमाने में, या जैसे भाई हम तो आज भी पुराने जमाने को ही फॉलो कर रहा हूं मैं तो अपने को, होता ये था ढंग से दिल लगा के बड़ी सम्मान करके मरीज का उसकी कहानी सुनो, एक से नहीं सुनो, उनके घर वालों से भी सुनो। मैं करता हूँ, इस काम को करता हूँ। और जो पुराने जमाने में जब ये टेस्ट वेस्ट नहीं निकले थे, अल्ट्रासाउंड, ये साउंड, एक्सरे हो जाते थे बस, तो उसके बगैर भी हम लोग ठीक ही बीमारी पकड़ते थे। तो अब ये जरा सा जब से ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल, ये औद्योगिक घराने इसमें कूदे हैं, तो उनका कुछ प्रेशर। और देखिए, माफ करिए फिर कहूंगा, डॉक्टरों को अगर थोड़ा बहुत बिगाड़ा है, थोड़ा बहुत क्या काफी, तो मरीजों ने, रिश्तेदार ने बिगाड़ा है। एक बजट लेके चलते हैं साहब अपने घर से, गरीब आदमी भी, और हम जैसा एक फीस लेके सब समझा दे, तो हमसे ही पूछ लेते हैं कि साहब और किसको दिखाएं, आपसे बेहतर हो जाए। तो ये थोड़ा सा, कैसे डॉक्टर हैं आप, CT स्कैन तो कराया नहीं आपने, कोई टेस्ट नहीं कराया, फिर आप बीमारी पता चल गई डॉक्टर साहब आपको। अब ये फ्रस्ट्रेशंस जो हैं आगे के लिए हमारे प्रैक्टिस करने के ढंग को तो शायद नहीं बदल सकते, लेकिन एक कष्ट बहुत होता है कि भाई किसके लिए इतनी ईमानदारी। तो ये सब बातें हैं। यहीं पे एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है। हाँ। क्या मेडिकल एजुकेशन की जो फीस है और प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस आए हैं उनकी फीस भी इसके पीछे कारण है? या एक डॉक्टर जब अपनी डिग्री लेके बाहर आता है तो अपने को स्थापित करने के लिए कई तरह के लोन लेता है, अपने क्लिनिक्स स्टैब्लिश करता है, उसमें भारी भरकम मशीनें लगाता है, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? हाँ साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रश्न तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा। देखिए साहब, आज के समय कोई डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता जब तक कि उसका अपना बड़ा सुस्थापित नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो। और हम बनाना भी चाहें तो हमारे बच्चे मना कर देते हैं। तो वो लोग जिनके नर्सिंग होम है या कुछ अपने खूब वेल एस्टेब्लिश उनके वो सब हैं, तो वो जरूर अपने बच्चों को, और फिर ये जरूर है कि वो, अब मैं किसी उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत जगह बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और ये डॉक्टर इतना सारा पैसा देके जब चिकित्सा में उतरेंगे तो पहला तो यही रहता है कि कैसे कवर करें। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं ऐसा देती, सारे टैक्स हम पे लगाए जाते हैं, साफ साफ कहूं। लेकिन हर आदमी तंग करने को तैयार है, इतने सारे कानून लगा दिए, ये टैक्स वो टैक्स, और उसके बाद अपेक्षा ये करेंगे आप कि डॉक्टर कुछ भी ना कमाए। मेरा तो काम चल जाता है थोड़ा कम भी कमाने में, लेकिन ये सब बातें हैं कि जिन्होंने बहुत भारी भरकम फीस दी है वो तो भाई उनसे अपेक्षा भी नहीं करी जा सकती, वो करते भी नहीं। वैसे डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं कि जी। जो मरीज और डॉक्टर के बीच एक संवाद होता है, वो संवाद बहुत बेहतर तरीके से हो, और जो मरीज है उसके परिवार के लोगों को बहुत ईमानदारी से बता दिया जाए कि ये जो हम इलाज करने जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर जो बता दे कि जो इलाज किया जाएगा उसके ये अनुकूल परिणाम है और ये प्रतिकूल परिणाम है, ये मतलब ये संभावनाएं हो सकती है। तो इसका जो वास्तविक आंकलन है यदि ईमानदारी से बता दिया जाए परिवार के सदस्यों को, तो शायद काफी हद तक ये समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल दूर हो सकती है साहब। एक ऐसे ही एक अध्ययन हुआ था, एक प्रोफेसर विग हुए हैं, ही इज नो मोर, अब नहीं है वो, PGI चंडीगढ़ के। उन्होंने कहा था भाई 2 ग्रुप छाटे उन्होंने। एक को तो कहा भाई डॉक्टर साहब आप जैसे भी अपने मरीज को देखते हैं देखिए रूटीन में, और दूसरे ग्रुप को ये कहा कि भाई स्टेथो लगाने से पहले, मतलब पेन उठाने से पहले दवाई लिखने के लिए कम से कम 5 मिनट सुनेंगे। और दोनों के उसमें साहब जमीन आसमान का फर्क। तो एक कम्युनिकेशन गैप, जबकि हम बहुत ज्यादा वक्त मरीज को नहीं देते, ये बहुत भारी हमारी, मैं डॉक्टरों की कमी मानूंगा, हूं तो उसी बिरादरी का, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो पुरानी पद्धति थी, ढंग से खुद से देखना लिटा के और तब टेस्ट की बात करना और उससे पहले सुन लेना, बहुत ट्रस्ट करता है आज भी हमारा मरीज हमको।
तो इस बात का हमें सम्मान करना चाहिए और फीस तो हम लेते ही हैं, हमें पूरा ठीक से वक्त देना चाहिए। और इसी तरह से मान लिया कोई सर्जन है, वो क्या ही बेहतर हो कि डॉक्टर साहब खुद 1-to-1 समझाएं, उससे बड़ी तो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। चलो उन्होंने अपने आदमी रखे हुए हैं कि भाई वो समझा देते हैं, समझाना चाहिए, वक्त देना चाहिए। शायद व्यस्त डॉक्टर ये ना कर पाता हो, उन्होंने आदमी रख लिए। संवाद बहुत जरूरी है मरीज और डॉक्टर के बीच में, बल्कि उनके रिश्तेदारों के भी बीच में, और बहुत सारी चीजों का समाधान निकल आता है। तो इस पे हमारे देहरादून शहर के मशहूर शायर ने ये कुछ बड़ा अच्छा सा लिखा है कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। वाह डॉक्टर साहब वाह। यदि हम इन संबंधों में जो दरार पैदा कर रहे हैं उन कारकों की बात करें तो हमें लगता है कि आज का जो पेशेंट है वो वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट है, उसको बहुत जानकारी है सोशल मीडिया और तमाम इस तरह के प्लेटफॉर्म से जहाँ से उसको जानकारी मिलती है। तो कई बार वो इतना अध्ययन कर चुका होता है कि शायद डॉक्टर भी शर्मा जाए, तो वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं करता, और क्योंकि उसने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं सोशल मीडिया में और आसपास से उसने वो चीज़ें ग्रहण की हैं। तो ये भी अविश्वास का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब उसको लगता है कि डॉक्टर तो उस दिशा में जा ही नहीं रहा है जो मैंने पढ़ा है। कारण तो बहुत ज्यादा है। जब मरीज का एक विश्वास न करने के कारण ये भी है कि सोशल मीडिया से वो पढ़ लेते हैं, अब तमाम है उसमें, बहुत सारे नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो वो उनसे पढ़ के आते हैं तो उनका विश्वास ज्यादा कर लेते हैं उस राइटअप का, जो भी 10-15 मिनट की उनकी रिसर्च होती है। और हम जो भाई अच्छा खासा अपने विषय को जानते हैं, फिर हम पे भरोसा उनका कम रहता है। और भी कारण है, कहना चाहूंगा जी जी। अब जैसे मूवीज मेकर ने, इनको तो मसाला चाहिए कि बड़ी वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो। एक डॉक्टरों को दिखाया उसने, अब वो चलो मैं नाम ही नहीं लूंगा किसी मूवी का, उसमें डॉक्टर को बड़ा बदमाश दिखाया, तो पब्लिक में क्या इंप्रेशन जाता है कि ये तो बड़े वैसे हैं। और एक उन्होंने कार्यक्रम चला था, उसके पैसे वो अलग लेते होंगे खूब दबा के, और उसका यही था कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है, कुछ बोलेंगे नहीं, खामोश रहते हैं बेचारे चुपचाप, क्योंकि इनसे अरे डॉक्टर साहब आपसे तो उम्मीद ना थी कि आप इतना जोर से बोलेंगे या लड़ेंगे। तो उनके सारे वो दिखा के, आप ये देखिए कि मैं ये मानता हूं, दावा तो शायद नहीं कर सकता, कि आज भी मैं अभी कहा था कि इससे ईमानदार प्रोफेशन आज भी नहीं है, इतना सब कुछ बिगड़ जाने के बावजूद। तो ऐसा दिखाया जाता है कि अच्छा फिर क्या है कि वो मरीज उन्हीं शक की निगाहों से जो उसने स्क्रीन पे देखा है, जो उसने उस बड़े एस्टेब्लिश्ड एक्टर से सुना है, उसी भावना को आता है, तो वो तार हो रहे हैं रिश्ते। और इन लोगों को तो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, ये भूल जाते हैं कि भाई समाज में। और एक चीज और बता दूं, ये जो इतनी तोड़ फोड़ हो रही है, डॉक्टरों पे मुकदमे दायर कर रहे हैं, यकीन मानिए, यकीन जानिए कि आखिर में समाज का बुरा हो रहा है। हम लोग सुरक्षात्मक प्रैक्टिस करने लगे हैं, जबरदस्ती सीटी स्कैन कराना हमारी कानूनी मजबूरी होगी। अरे कोई कह दे अरे सीटी स्कैन तो करा नहीं आपने, कैसे पता चला, हेडेक के केस में करना नहीं चाहिए था। अब गर्दन झुका के सुनने के अलावा हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है। तो ये सब गड़बड़ हुई है सब। जहाँ मरीजों की भी जिम्मेदारियां हैं, वहीं आपने बहुत अच्छे से अपने जो साथी हैं उनका पक्ष भी रखा है। हाँ, और उनकी कमियों को भी आपने स्वीकार किया है। जी जी। तो ये सभी कारक मिलकर कहीं ना कहीं इन संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आम तौर पर जब देखा जाता है कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो मेडिकल हिस्ट्री को वो शेयर करता है, तो इसकी कितनी बड़ी भूमिका है यदि परिवार के सदस्य और मरीज स्वयं डॉक्टर से अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री बताता है? देखिए, मैं तो मनोचिकित्सक हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे यहाँ तो बगैर हिस्ट्री के कुछ पता ही नहीं चल सकता। सुननी भी पड़ती है और मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से सुनता हूँ। लेकिन हर मरीज को सुना जाना चाहिए उसके डॉक्टर द्वारा, और ये नहीं कि उधर मुंह कर रहा और इधर वो दूसरा फोन अटेंड कर रहा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही उसको सम्मान देते हुए सुना जाना चाहिए। और जब ये माहौल बनेगा कि वो अपनी बात कह सकेगा, जरूरत हो तो घर वालों को भी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बाहर रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई जरा सा अकेले बात करूंगा। उससे बड़ा अभी तक कोई टेस्ट नहीं है, सुना जाना चाहिए। एक बात और जो अक्सर कही जाती है कि मरीज जो है इमरजेंसी कंडीशन में है, और वहाँ पर भी फिर पैसे की बात आ जाती है कि पहले इतना पैसा जमा करो तब हम एडमिट करेंगे। और इसी उधेड़ बुन में और जो परिवार के सदस्य पैसा इकट्ठा करने की जुगत में होते हैं, और इस दौरान जो मरीज है वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि कई बार हमें मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना होगा? ये सब अपनाए जाते थे साहब। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब से ये बड़े बड़े अस्पताल आए ना, तो वो ये कहते हैं यार वहां तो मरीज 4 लाख दे के निमटता है,
हम तो 50 में ही कर दिया करते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों के भी सबके दिमाग खराब हुए इसी में। जब ये औद्योगिक घराने कूदे, बुरा नहीं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन ले आए, लेकिन क्या गायब हो गया? जो क्लिनिकल एक्यूमेन कहते हैं उसको, अच्छे से हिस्ट्री लेना, अच्छे से एग्जामिन करना, और जो सीखा अपने बड़ी मेहनत से उसको अप्लाई करना, न कि सीधे सीधे टेस्ट की बात करना। तो ये नुकसान हुआ है, और जो आप कह रहे थे वाकई में ये पीड़ा देती है, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। सब तरह के लोग हैं। तो अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, और अपने साथी डॉक्टरों से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शायद इस कार्यक्रम को सुन रहे हो? मैं ये कहना चाहूंगा, हम भी समाज से ही आते हैं, समाज का ही हिस्सा हैं, तो खाली डॉक्टरों से ईमानदारी और बड़े शराफत की अपेक्षा आप ना करें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर आज भी बहुत शरीफ, मरीज का सोचने वाला, रोज कोई 5%, कोई 25-30% चैरिटी, मतलब वो कल्याण के काम हम अपने गरीब मरीजों को आज भी देखते हैं। उसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर से वो चीज जो खो गई है, डॉक्टर और मरीज के मधुर संबंध, शक को त्याग के एक बार फिर से हम पे भरोसा करिए, डॉक्टरों पे भरोसा करिए। और हमारे ही डॉक्टर पूरे विश्व में बड़ी बड़ी जगह संभाल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के ट्रेनिंग करे हुए डॉक्टर। तो अब भरोसा करिए, होप, ऑप्टिमिज्म, ये सब होना चाहिए। और अच्छे लोग भी हैं, इतना ज्यादा शक करने की गुंजाइश आपको आज भी नहीं है इस बदलते समाज में भी। जी, तो डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और डॉक्टर और रोगी के बीच जो संबंध है उसमें जो खटास उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।